हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज हम लोग जिस नॉवेल को एनालाइज करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी लव स्टोरी दोबारा कभी लिखी ही नहीं गई। ये एमिली ब्रॉन्टे के लाइफ की इकलौती नॉवेल है। इसके बाद इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। ये नॉवेल के जो कपल है, उनका प्यार इतना ज़्यादा प्रोफाउंड है, इतना इंटेंस है कि एक की मौत भी हो जाती है फिर भी उनका प्यार खत्म नहीं होता। इनके प्यार में इतनी लाइफ्स, इतनी फैमिलीज और उन फैमिलीज की जो नेक्स्ट जनरेशन है उन तक पे इफेक्ट पड़ता है और बुरा इफेक्ट पड़ता है। इमरान हाशमी की मूवी आई थी हमारी अधूरी कहानी। उसका एक गाने की, उसका टाइटल सॉन्ग की लाइन थी कि इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। तो यहाँ पे भी लवर को मंजिल नहीं मिली और इनका प्यार अधूरा ही रह जाता है। तो उसका क्या इफेक्ट होता है, आइए देखते हैं इस नॉवेल की समरी में। तो दोस्तों, ये नॉवेल जो पब्लिश हुई थी वो ईयर था 1847 और 1848 में एमिली ब्रॉन्टे की डेथ हो जाती है। जब ये नॉवेल पब्लिश हुई थी तब एमिली ब्रॉन्टे ने अपना पेन नेम रखा हुआ था एलिस बेल। ओके, ये नाम याद रखिएगा, एलिस बेल। ठीक है, एमिली ब्रॉन्टे ने अपने ओरिजिनल नाम से इसको पब्लिश नहीं की थी। तो नॉवेल की समरी बताने से पहले मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ, मूर्स। मूर्स होता है अ वाइल्ड ओपन एरिया ऑफ हाईलैंड दैट इज कवर्ड विद ग्रास एंड अनकल्टिवेटेड। तो उसमें कल्टिवेशन का काम नहीं हो सकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाईलैंड है और ये ऐसे ही छोड़ा हुआ है, मतलब इसमें कुछ नहीं हो रहा है। आप ये बस घूमने टहलने के लिए है, फोटोज़ खींचने के लिए और कुछ नहीं। यहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और इस तरह से बैठ के सीनरी एंजॉय करते हैं। तो आपको ये मैंने गूगल से ही फ़ोटो उठाई सारी, आप देख सकते हैं। और मूड का आइडिया यहाँ पे क्यों दिया मैंने, क्योंकि नॉवल में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कैरेक्टर्स हैं कुछ, आप याद रखिएगा। ये अर्नशॉ फैमिली है। मिस्टर अर्नशॉ ओरिजिनल ओनर ऑफ वुदरिंग हाइट्स। फादर होते हैं हिंडले के और कैथरीन के। उनकी वाइफ है मिसेस अर्नशॉ। बहुत ही कम बताया गया इनके बारे में, माइनर कैरेक्टर है। हिंडले अर्नशॉ का वो बेटा है और ये बाद में बहुत अब्यूसिव हो जाता है, एल्कोहलिक हो जाता है क्योंकि इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। कैथरीन ये मेन कैरेक्टर है, अर्नशॉ की बेटी है। वाइल्ड एंड पैशनेट इन लव विद हेथक्लिफ, बट बाद में शादी करती है एडगर लिंटन से। हेयरटन अर्नशॉ, ये जो इनका बेटा है हिंडले, इसका बेटा होता है हेयरटन अर्नशॉ। हिंडले एंड फ्रांसिस, इसी की मदर की डेथ हो जाती है। मिसट्रीटेड एज ए चाइल्ड, इवेंचुअली रिफॉर्म्स एंड फॉल्स इन लव विद यंग कैथरीन। उसके बाद मेन प्रोटैगनिस्ट हेथक्लिफ, an orphan brought into the Earnshaw family, central figure driven by love and revenge। तो लव और रिवेंज ये थीम है इस बंदे की लाइफ की। लिंटन हेथक्लिफ इसका बेटा, और इसका और इसाबेला का बेटा होता है। मोस्टली सिकली होता है, बीमार रहता है, बिगड़ा हुआ भी रहता है और इसका फादर इसको मैनिपुलेट करता है। नेली डीन ये मेन नरेटर है। ठीक है, इस नॉवल की खास बात यह है कि इसके दो नरेटर हैं। नेली डीन जो उनकी सर्वेंट होती है और उनकी फैमिली में जो कुछ होता है ये जवानी से लेकर अपनी बुजुर्गी तक ये पूरा देखती है। और बाद में एक बंदा आता है इनके यहाँ रेंट पे रहने के लिए, लॉकवुड उसका नाम है, उसको पूरी की पूरी कहानी बताती है। तो शुरुआत मिस्टर लॉकवुड नरेट करते हैं, उसके बाद वो नेली डीन से बात करती है और फिर बाद में वो नरेट करती है। तो इस नॉवल के दो नरेटर हैं। फिर एक डॉक्टर कैनेथ का बहुत ही स्मॉल लोगों को देखने आते थे। अब एक लिंटन फैमिली है, ये याद रखिएगा, ये रहती है थ्रश ग्रॉस ग्रेंज में। मिस्टर एंड मिस्ट्रेस लिंटन, पेरेंट ऑफ एडगर इसाबेल लिंटन, ये ओरिजिनल ओनर है थ्रश क्रॉस ग्रेंज के। एडगर लिंटन इनका बड़ा बेटा है, बहुत ही जेंटल और रिफाइंड बंदा है। और कैथरीन अर्नशॉ की इसी से शादी होती है। इसाबेला इसी की बहन है और ये बाद में हेथक्लिफ के साथ भाग जाती है और इसको बहुत अपनी शादी में सफ़र करना पड़ता है। कैथरीन और एडगर की बेटी है और बाद में हेयरटन से शादी करती है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो हेयरटन है वो हिंडले का बेटा है, उसी की बहन की बेटी कैथरीन, दोनों आपस में शादी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तब के टाइम पे इंग्लैंड में कजिन मैरिज बहुत ज़्यादा होती थी और उनको प्रमोट भी किया जाता था। और ये एरिस्टोक्रेट में भी चलता था और रूरल बैकग्राउंड के घरों में भी चलता था। तो नॉवेल की शुरुआत ऐसे होती है, वो ईयर होता है 1801, जब मिस्टर लॉकवुड नाम का एक आदमी थ्रश क्रॉस ग्रेंज में रहने आ जाता है एज अ टेनेंट, मतलब किराएदार। अब वो यॉर्कशायर मूर्स के पास रहता है, जो आते ही अपने लैंडलॉर्ड मिस्टर हेथक्लिफ से एकदम से फैसिनेटेड हो जाता है। उसके बारे में जानना चाहता है क्योंकि वो बड़ा ही मिस्टीरियस किस्म का बंदा दिखा उसे। हेथक्लिफ अब कुछ माइल्स दूर एक वुदरिंग हाइट्स नाम की जगह होती है, वहाँ पे रहता था।
वहाँ एक हाउसकीपर नेली डेन से पूछता है कि ये हेथक्लिफ कौन है, इसकी क्या कहानी है, इसको ये हमेशा अलग अलग क्यों रहता है लोगों से, कोई इससे मिलने क्यों नहीं आता, और इतने बड़े घर में ये अकेले करता क्या है। इस तरह के ये जो आइसोलेटेड टेरेन्स हैं, ये जो मूर्स हैं, इन सब में हमेशा टहलता क्यों रहता है। फिर नेली डेन बताना शुरू करती है। अब यहाँ से मेन कहानी शुरुआत हो रही है। लॉकवुड सारी चीज़ें वो जो नरेट कर रही है वो लिखता जाता है। नेली जब जवान थी तब वो वुदरिंग हाइट्स में मिस्टर अर्नशॉ के यहाँ सर्वेंट थी। एक दिन लिवरपूल में वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गए और वहां से जब वो लौटे तो अपने साथ एक ऑर्फन लड़का लेके आए, हेथक्लिफ। अर्नशॉ ने बहुत जोर दिया इस बात पे कि हम इसको अपने बच्चे की तरह और अपने बच्चों के बीच में ही पालेंगे, बड़ा करेंगे। अर्नशॉ का बेटा हिंडले और डॉटर कैथरीन दोनों ही इस वाइल्ड लुकिंग बच्चे से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए और उसको फर्स्ट लुक में ही रिजेक्ट कर दिया कि इस तरह का लड़का हमारे घर पे नहीं रह सकता हमारे साथ। हिंडले तो पर्टिकुलरली कुछ ज़्यादा ही हेथक्लिफ को टॉर्चर करता था। कैथरीन इसकी तरफ धीरे धीरे डिवोटेड होती जा रही थी। और आप नोटिस कीजिए, मैं यहाँ पे प्यार वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं डिवोटेड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। कुछ टाइम के बाद इसकी मदर मतलब कि मिसेस अर्नशॉ की डेथ हो जाती है और स्लोली हेथक्लिफ जो है वो मिस्टर अर्नशॉ का फेवरेट चाइल्ड बन जाता है। इस बात से हिंडले और ज़्यादा उससे नफरत करने लगता है। बहुत जल्द उसे अपनी भड़ास निकालने का, हेट्रेड शो करने का मौका मिल भी जाता है जब मिस्टर अर्नशॉ की भी डेथ हो जाती है। हिंडले वुदरिंग हाइट्स का मालिक बन जाता है। इमीडिएटली वो उसे घर से निकाल देता है, सर्वेंट्स क्वार्टर में शिफ्ट कर देता है और लेबर की तरह उससे काम लेता है। कैथरीन का हेथक्लिफ को लेकर पैशन और ग्रो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब वो एक टॉर्चर वाले बंदे को हेल्प करना चाह रही है। दोनों एक दूसरे के साथ मूड्स में टहलते रहते हैं, इधर उधर बातें करते हैं और जिंदगी किसी तरह से जी रहे हैं। एक रात दोनों घूमते घूमते थ्रस क्रॉस ग्रेंज में पहुंच जाते हैं, मतलब कि ये लिंटन फैमिली के घर पे पहुंच जाते हैं। एडगर और इसाबेला लिंटन का घर है वो। और यहाँ पे कैथरीन को एक डॉग ने बाइट कर लिया। अब इसकी वजह से वो चल नहीं पाती है और वो वहाँ के ट्रीटमेंट के लिए उसको उनके घर में रुकना पड़ता है। कितनी देर के लिए? 5 हफ्ते के लिए, 5 वीक्स के लिए। एक एग्जाम मुझे याद आ रहा है, उसमें कुत्ते का नाम पूछ लिया था एग्जाम में, एंड आई डोंट नो व्हाई एक्चुअली, पर उनको ये इंपॉर्टेंट लगा, उन्होंने पूछ लिया। याद रखिएगा नाम, स्कल्कर, SKULKER। अब जब वो उनके यहाँ रहने लगी 5 हफ्ते के लिए और हेथक्लिफ उसको ड्रॉप करके वो अपने घर वापस आ जाता है इधर वुदरिंग हाइट्स में, कैथरीन को अलग ही तरह का ग्रैंड्योर मिलता है और वो हल्का हल्का एडगर की तरफ इंक्लाइंड हो जाती है, उसकी तरफ उससे अट्रैक्टेड हो जाती है। रीजन इसका ये होता है क्योंकि उसको एक आइडिया ऑफ बीइंग अ लेडी, ठीक है, हेथक्लिफ से शादी करके उसको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। तो इसलिए उसको जो एक लेडी बनने का जो शौक था वो उस बात में चली जाती है, क्योंकि एडगर से अट्रैक्ट होकर प्यार करने लगती है। 5 हफ्ते के बाद जब वो वापस आती है तो ब्रदर हिंडले का एक लड़का होता है, हेयरटन, बट डिलीवरी के टाइम में उसकी उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। हिंडले पूरी तरह से अल्कोहलिज्म का शिकार हो जाता है। हेथक्लिफ को और क्रूअली ट्रीट करने लगता है। हेथक्लिफ से इतना पैशनेट प्यार करने के बावजूद वो लास्ट में एडगर से इंगेजमेंट कर लेती है। हेथक्लिफ और टॉलरेट नहीं कर सकता, वैसे भी उसका जीना आराम किया हुआ है हिंडले ने। अब उस जिसके लिए वो उस घर में रुका भी था उसकी भी कहीं इंगेजमेंट हो गई, वो घर छोड़ के चला जाता है। अब मेरा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ये है कि एक्चुअल में वो उससे लेडी बनने के लिए शादी नहीं करती है, वो उससे शादी इसलिए करती है ताकि वो थोड़ी सी एक पावरफुल आदमी से शादी करेगी तो क्या पता उसकी हेल्प कर सके। ये भी एक प्यार दिखाने का तरीका है। नॉवेल में इस चीज को भी हाईलाइट किया गया है। 3 सालों के बाद हेथक्लिफ वापस आता है एक अमीर आदमी बन के, बिल्कुल धड़कन के सुनील शेट्टी की तरह। उसके मन में इस टाइम पे हैट्रेड है और बिटरनेस है। किसके लिए? हिंडले के लिए, जिसने उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया हुआ है। और दूसरा एडगर के लिए। एडगर के लिए तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो कैथरीन का हस्बैंड है। अब हेथक्लिफ प्लानिंग करता है और हिंडले को बताया ही मैंने आपको कि वो अल्कोहलिज्म में पूरी तरह से चला जाता है, गैम्बलिंग भी करने लगता है और इधर भाई साहब अमीर हो चुके हैं तो उसको अपनी तरफ से खूब लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद इतने मैसिव डेट्स और अल्कोहलिज्म की वजह से हिंडले की डेथ हो जाती है और फाइनली वुदरिंग हाइट्स, जहां पे वो कभी एक ऑर्फन था, आज उसका मालिक बन जाता है हेथक्लिफ। हिंडले का जो बेटा है हेयरटन, उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे एक टाइम पे हिंडले ने उसको ट्रीट किया। अपनी नफरत में वो एक काम और करता है जो इसाबेला है, मतलब कि अगर मैं उसको अपनी लैंग्वेज बताऊं तो कैथरीन की ननद उसको भगा के शादी कर लेता है। सिर्फ इसलिए करता है ताकि कैथरीन जेलस फील करे। इसकी वजह से क्या होता है कि वो इसाबेला को भी बहुत ही क्रूअली ट्रीट करता है, क्योंकि प्यार तो अभी भी कैथरीन को ही करता है। यहाँ पे आपको अगर देखने को समझ में आ रहा होगा कि जो हेथक्लिफ का कैरेक्टर है वो कोई दूध का धुला आदमी नहीं है, वो खुद भी एक ग्रे कैरेक्टर है। नॉवेल का हीरो तो नहीं है बिल्कुल भी,
बस वो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, पूरी स्टोरी उसके अराउंड है, बट वो एक बहुत अच्छा आदमी नहीं है। इसलिए इस नॉवल की और तारीफ होती है कि इन्होंने जो कैरेक्टर डिजाइन किया, हमेशा हीरो की बात नहीं हो रही है, एक ऐसा कैरेक्टर की बात हो रही है जो कि दोनों साइड है उसका, वो व्हाइट भी है, वो ब्लैक भी है, वो एक्चुअली ग्रे है। कुछ टाइम के बाद हेथक्लिफ और इसाबेला का एक बेटा होता है और उसका नाम होता है लिंटन। कैथरीन की भी डेथ हो जाती है, बस वो मरने से पहले एक डॉटर छोड़ के जाती है, उसका नाम भी कैथरीन होता है, जिसको मोस्टली नॉवल में कैथी बोला गया है या फिर यंग कैथरीन बोला गया है। कुछ सालों के बाद कैथरीन की भी डेथ हो जाती है और हेथक्लिफ अपने बेटे लिंटन को मैनिपुलेट करता है कि वो यंगर कैथरीन से रिलेशनशिप अफेयर स्टार्ट करे एक्चुअली। कुछ टाइम के बाद एडगर की भी डेथ हो जाती है और हेथक्लिफ यंगर कैथरीन को किडनैप करके ले आता है और फोर्सफुली अपने बेटे से लिंटन से उसकी शादी करा देता है। एडगर की प्रॉपर्टी थ्रेश क्रॉस ग्रेंज उसके पास आ जाती है। कुछ टाइम के बाद हेथक्लिफ का अपना बेटा भी लिंटन मर जाता है, वो मोस्टली बीमार रहता है। हेथक्लिफ वुदरिंग हाइट्स और थ्रेश क्रॉस ग्रेंज में का फुली कंट्रोल अपने पास रखता है। अब वो यंगर कैथरीन को भी एक मेड की तरह काम करने पर मजबूर करता है और अपने घर में वुदरिंग हाइट्स में उसको मेड बना के रखता है। थ्रेश क्रॉस ग्रेंज को रेंट पे दे देता है, जिसमें लॉकवुड रहने के लिए आया हुआ है। अब स्टोरी पास्ट से प्रेजेंट में आ चुकी है कि स्टोरी वहां तक पहुंच गई है जहां लॉकवुड एज अ किराएदार रहने आया वहां पे। खैर, जब इतना बैकग्राउंड लॉकवुड सुन लेता है तो वो इतना डर जाता है कि इमीडिएटली घर खाली करके भाग जाता है। कुछ टाइम के बाद वो वापस आता है नेली डीन से मिलने के लिए, उसी सर्वेंट से मिलने के लिए जिसने पूरी कहानी नरेट की थी। नेली बताती है कि हेथक्लिफ की भी कुछ टाइम के बाद डेथ हो गई है क्योंकि वो कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो गया था कैथरीन के घोस्ट से। जिन मूड्स में उन दोनों ने प्यार स्टार्ट किया, एक साथ टहला, उन्हीं मूड्स में अब वो कैथरीन के घोस्ट के साथ टहल रहा है। वो मूड्स में इधर उधर पागलों की तरह कैथरीन के घोस्ट के पीछे भागता था और उससे बातें करता था। ये कहानी थी हेथक्लिफ की। लास्ट में यंगर कैथरीन और हेयरटन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, शादी कर लेते हैं और प्रॉपर्टी अब इन दोनों के पास है। लास्ट में प्रॉपर्टी उनके ओरिजिनल ओनर के पास पहुंच गई, मतलब अर्नशॉ का एक बेटा और इधर एक बेटी एडगर की, मतलब लिंटन फैमिली की। इस नॉवल का एक सबसे आइकॉनिक डायलॉग है जो कि बहुत सारे टर्म्स में पूछा गया है, वो मैं आपको बस बता देता हूँ। ये डायलॉग को बोला किसने, याद रखिएगा, कैथरीन ने। इस डायलॉग को बोला किससे गया है, नेली डीन से, मतलब कि मेड से, सर्वेंट से, जो इस कहानी की नरेटर है। वॉट एवर अवर सोल्स आर मेड ऑफ, हिज और माइन आर द सेम। तो कह रहा है कि हमारे दोनों की सोल जिस भी चीज से बनी है, बट हम दोनों का वो रॉ मटेरियल सेम है, जिससे भी हम दोनों की सेम मिली है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, आई एम हेथक्लिफ। तो कैथरीन कह रही है मैं ही हेथक्लिफ हूं। ही इज ऑलवेज इन माई माइंड, नॉट एज ए प्लेजर एनी मोर देन आई एम ऑलवेज अ प्लेजर टू माई सेल्फ, बट एज माई ओन बींग। तो कह रही है कि वो मैं उसको, वही मैं हूं जो वो है। अब यहां पे हमको दिख रहा है क्या है, इनसेपरेबल कनेक्शन। यहां पे वो सिर्फ प्यार शेयर नहीं कर रहे हैं, यहां पे वो एक दूसरे के साथ अपनी आइडेंटिटी तक शेयर कर रहे हैं कि जो वो है वही मैं हूं। सो दिस वॉज द होल summary Wuthering Heights. I hope you enjoyed it. Thank you so much. See you in the next video. May God bless us all.